हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है अगर आप सभी को, या आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, या आप स्कॉलरशिप के द्वारा जो हायर रिसर्च फेलोशिप है उसे प्राप्त करके आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, पीएचडी में रिसर्च करना चाहते हो अपने सब्जेक्ट में। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा माध्यम है यहाँ पर यूजीसी नेट। उसके रिगार्डिंग मैंने आप सभी को अपने इस चैनल पर ऑलरेडी पहले से बातें की हैं, क्लियर किया है। फिर भी अब यहाँ पर देखने को आ रहा है कि बहुत लोग अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत लोग अब जिनको फर्स्ट टाइम पता चल रहा है वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जो इस बार जो यूजीसी ने जो नया पैटर्न अलाउ किया है, जहाँ पर उन्होंने पीएचडी एडमिशन के लिए भी यहाँ पर बात की है, तो उसमें भी लोग इस बात को जानकर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट अब वो चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, और जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो में, उस तरह से इस एग्ज़ाम के बारे में आगे भी मैं बात करूँगी। ठीक है। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2024 में होने वाला है। साल में 2 बार यूजीसी द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एग्ज़ाम है, और एक है आपका जून मंथ में और एक आपका दिसंबर मंथ में। तो जून मंथ में जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, तो उसमें बहुत सारी चेंजेस किए गए हैं। इससे पहले जो एग्ज़ाम होते थे, यानी कि आपका 2023 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसमें सीबीटी मोड में था, सारी चीज़ें सीबीटी मोड में थी। पहले तो ये पेपर सबसे स्टार्टिंग में तो ये ऑफलाइन ही थी, फिर उसके बाद 2018-19 के बाद ये सीबीटी मोड में एग्ज़ाम लिया जाने लगा, लेकिन इस बार फिर से इसे ऑफलाइन मोड में कर दिया गया है। और इस एग्ज़ाम में आप सभी को 3 कैटेगरीज़ में ये एग्ज़ाम होगी। पहला आपका जेआरएफ, जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही सारी चीज़ें, जहाँ यहाँ तक कि रहने खाने पीने, आपका इस जो हायर रिसर्च करोगे, जो आप रिसर्च के लिए आप जो आपको जो अमाउंट मिलेगा, जहाँ पर आप रहने से लेकर आपकी पढ़ाई से लेकर सारी चीज़ों का जो खर्च है वो गवर्नमेंट उठाएगी, आपको स्कॉलरशिप देगी इसमें। तो वो हो गया आपका। फिर अगर आप जेआरएफ नहीं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आप नेट क्वालिफाई करोगे। और यहाँ पर इस बार तीसरी कैटेगरी को ऐड करते हुए, यानी कि पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हर कॉलेज अपने अकॉर्डिंग लेती थी, अपने अनुसार जो पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देना होता था। उसके बाद इंटरव्यू होती थी, फिर उसके बाद शायद कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में थीसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती थी। और इस साल यानी कि यूजीसी नेट ने नेट 2024 में आप सभी को एक एग्ज़ाम देने हैं, और ये तीनों चीज़ आप अचीव कर सकते हो। तीनों आप एक बार में जा सकते हो। अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम किया, तो आप जेआरएफ, नेट और पीएचडी में अगर आपको एडमिशन लेना है, आगे रिसर्च को कंटिन्यू रखना है, तो आप एक एग्ज़ाम से तीनों को हासिल कर सकते हो। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आप सभी को इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगी, और ये है यूजीसी नेट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इस बार जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, 20 अप्रैल से ये स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर अपडेट मैं आप सभी को दिखा दूंगी सारी चीज़ें। लेकिन यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जो चेंजेस हुए हैं उसकी हम बात कर ले, तो पीएचडी के लिए जिनको इंट्रेंस लेना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता था, वो चीज़ अब पूरे इंडिया में नहीं होगी। अब इसी एग्ज़ाम के माध्यम से आपका जो नेट स्कोर होगा वो पीएचडी एडमिशन के लिए अप्रूवल होगा। उसके बाद जहाँ पर भी जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो पीएचडी में, तो वहाँ आपको किसी तरह का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा। आपका अगर आपने ये जो नेट स्कोर आपको मिलेगा पीएचडी एडमिशन के लिए, आप जो यहाँ पर अप्लाई करोगे, नेट एग्ज़ाम दोगे यूजीसी नेट 2024, तो उसमें अगर आपने पीएचडी के लिए आपने क्लियर कर लिया, तो आपको कहीं पर भी इंडिया में कहीं भी यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस नहीं देना होगा। आपके लिए ये जो स्कोर है यही आपके लिए काफ़ी रहेगा। अगर वो यूनिवर्सिटी इसके बाद वाले प्रोसेस को करने की छूट यूजीसी ने दी है हर कॉलेज को, तो इसके बाद जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसके लिए आपको डायरेक्ट अप्लाई करना होगा। ठीक है। अब कहीं पर भी पीएचडी के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी अपने अनुसार एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं ऑर्गेनाइज कर सकती। आपको पीएचडी में दाखिला लेने के लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना ही होगा।
ठीक। और बात रहा जेआरएफ और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उनके लिए जो प्रोसेस पहले से चलता आ रहा था वही प्रोसेस है इस बार भी। तो चलिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट डेट बता देती हूँ। बहुत सारे सवाल भी आ रहे थे और जो इसकी लास्ट डेट है वो 10 मई है। तो अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो जिनको नहीं पता तो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह आप डाउनलोड करके आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन वगैरह आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आपका वो स्टार्ट हो चुका है। 20 अप्रैल से स्टार्ट है, 10 मई तक ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। 11 मई और जो 12 मई है वो उस टाइम आपका जो यहाँ पर बताया गया लास्ट डे, तो सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। तो जो फ़ी भरने का जो डेट है वो है 11 मई और 12 मई। 12 मई वो भी 11:50, यानी कि रात के 12 बजे से पहले आपको 11:50 के अंदर आपको कर देना है सारी चीज़ें। ऑनलाइन प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस ऑनलाइन है, लेकिन एग्ज़ाम है आपका ऑफलाइन, ओएमआर शीट पर पेन पेपर के थ्रू जो एग्ज़ाम होगी वो। और यहाँ पर बात कर ले जनरल कैटेगरी में जो फीस लगेगा एप्लीकेशन फ़ीस वो है 1150, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 600 है यहाँ पर, और शेड्यूल कास्ट यानी कि एसटी एससी को यहाँ पर 325, और जो थर्ड जेंडर है उनका भी 325 है। ठीक है, यहाँ पर होगी फीस की बात। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट, यहाँ जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्टिंग हो चुका है, 20 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका था ये पोर्टल, और अभी ये 10 मई को लास्ट डेट है इसका। आपका 11 मई और 12 मई को आप फ़ी पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो मैंने बता दिया, 1150 जनरल कैटेगरीज में, अनरिजर्व वालों का इस 600, आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एसटी एससी एंड थर्ड जेंडर के लिए आपका 325। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो करेक्शन डेट इन्होंने जारी किया है वो है आपका 13 से 15 मई। 13, 14, 15, 15 मई, 13 से 15 मई तक आप करेक्शन, अगर आपसे किसी तरह की कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, कोई चीज़ चेंज करना है आपको, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो वो उन सारी चीज़ों के लिए आपको 13, 14 और 15 मई को यहाँ पर डेट दिया गया है। आगे यहाँ पर बात कर लेंगे, जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो अब बाद में आप सभी को बता दिया जाएगा। आगे यहाँ पर देख सकते हो जो एग्जामिनेशन डेट है, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये जो 16 जून दिखाई दे रहा है आपको, ये चेंज हो चुका है, क्योंकि 16 जून को यूपीएससी का पीटी एग्ज़ाम है, जो कि यूपीएससी चेंज नहीं कर सकती। यहाँ पर यूजीसी ने पोस्टपोन कर दिया है, और 16 जून को एग्ज़ाम नहीं है आपका। आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 जून को रखा गया है। ये चीज़ आप जान लीजिएगा। यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर या एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, तो अपडेटेड नोटिस है जो 2 दिन पहले ही जारी किया गया है, जिसमें बता दिया गया है कि 16 जून को जो एग्ज़ाम डेट इन्होंने यहाँ पर लिखा है जो नोटिस में, वो 16 जून को नहीं होगा, उसे पोस्टपोन करके एक्सटेंड करके 18 जून रखा गया है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 18 जून को होगा, और ये आपका ऑफलाइन होगा, और एक ही दिन सारे सब्जेक्ट का होगा। एक ही दिन में आपको एग्ज़ाम देना है। 3 घंटे का पेपर होगा, 2 पेपर होंगे। आप यहाँ पर क्लियर आप सुन लो, 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, कोई भी गैप नहीं मिलेगा। एक बार आप पेपर देने के लिए बैठोगे तो सीधे 3 घंटे बाद उठोगे। 3 घंटे में आपको 2 पेपर देना है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 आपका जो सब्जेक्ट होगा, पीजी में आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, या 4 ईयर जो ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है, इस बार 4 ईयर ग्रेजुएशन वालों को भी यहाँ मौका दिया गया है। तो जिनका 4 ईयर का ग्रेजुएशन, वैसे ग्रेजुएशन 3 ईयर्स का होता है, तो 3 ईयर्स वालों को नहीं, 3 ईयर्स वालों को यहाँ पर नहीं भरना है। मैं बता रही हूँ फिर से, 3 ईयर्स जिनका ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं या जो कर रहे हैं उनको नहीं भरना है। 3 ईयर्स के वालों को पीजी करना होगा, पीजी के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन उनको करना होगा, मास्टर करना होगा, या आप मास्टर फाइनल ईयर में भी हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, आप सेकंड ईयर में गए हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए है, यहाँ पर आपको अप्लाई कर लेना है, और उसका अलग रूल है, लेकिन वो चीज़ मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगी। आप आराम से इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, फाइनल ईयर में हो या जो लास्ट सेमेस्टर में है, वो यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। 3 साल वाले जो ग्रेजुएशन होते हैं उनको नहीं भरना है, उनके लिए नहीं है। यहाँ पर
4 ईयर ग्रेजुएशन ये अलग से कोर्स होता है, ये अलग से एक कोर्स होता है जिसमें 4 इयर्स होते हैं ग्रेजुएशन के लिए। तो उनके लिए यहाँ पर बोला गया है कि वो भर सकते हैं और उनका जो ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो उनसे कोई मतलब नहीं, वो जो सेलेक्ट करेंगे उसी से वो एग्ज़ाम देंगे। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन वाले की बात हो रही है यहाँ पर। 3 ईयर ग्रेजुएशन वालों को नहीं देना है। 3 इयर्स के बाद उनको पीजी करना है, मास्टर करना है, उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखेंगे कि पीजी में आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर लूँगी मैं यहाँ पर आप सभी को। तो यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम डेट आप सभी को क्लियर किया और यहाँ पर आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर कर देती हूँ मैं आप सभी के। तो इस बार जो है यहाँ पर देख सकते हैं, जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताया वो चीज़ यहाँ पर भी दी गई है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आप पढ़ना चाहो तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा ताकि सारी चीज़ें जो अब चेंजेस हुए हैं वो भी आपको पता चले, एग्ज़ाम पैटर्न भी पता चले। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 कैटेगरीज में ये एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट में आपका अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, जिसमें आप JRF जो फर्स्ट कैटेगरीज है उसमें आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप JRF के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, PhD एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका JRF नहीं होगा तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि आपका नेट हो जाएगा, जो लाइफ टाइम आपका वैल्यू रखता है, यानी कि उसकी जो सर्टिफिकेट आपको दी जाएगी वो लाइफ टाइम के लिए होगी। और उसके बाद PhD एडमिशन, तो PhD एडमिशन के लिए आपको 1 साल का आपको दिया जाएगा वैलिडिटी, यानी कि जो सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको वो सिर्फ 1 साल की होगी। और जो नेट क्वालिफाई करेंगे उनका लाइफ टाइम का वैलिडिटी रहता है उस सर्टिफिकेट का। ठीक, सेकंड कैटेगरीज में क्या है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD। तो जो जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में इंटरेस्टेड है और जो PhD में एडमिशन चाहते हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो JRF के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। थर्ड कैटेगरीज में है ओनली फॉर PhD में एडमिशन लेने के लिए, तो वो ना ही JRF में और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो सिर्फ PhD में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो यही स्कोर जो है वो PhD इस एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर आएगा नेट स्कोर वो आपका क्लियर कर देगा। PhD में आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहोगे तो इसी स्कोर के बेस पे आपको इंटरव्यू क्रैक करना होगा। अगर उस यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू वाला प्रोसेस रखा होगा तो वो क्रैक करना होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट एडमिशन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है, अब यहाँ थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न को आप देख सकते हो। यहाँ पर बताया गया है कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका OMR बेस यानी कि ऑफलाइन होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो OMR बेस यानी कि ऑफलाइन प्रोसेस, ऑफलाइन मोड में होगा ये एग्ज़ाम आपका। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 2 पेपर है, मैंने पहले ही भी बोला, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकेंड पेपर जो है उसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर पहला पेपर 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, हर क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप जिसको जानते हो उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिस क्वेश्चन को आप नहीं जानते हो उसे भी आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चन उसे पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, हर क्वेश्चन के 2 नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और पेपर 2 वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो आपने PG में जो सब्जेक्ट आपका रहा है उस सब्जेक्ट में से आप सेलेक्ट करते हो। जो UGC नेट 83 सब्जेक्ट है, यहाँ पर 83 सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है जो आपका मास्टर डिग्री में आपका जो सब्जेक्ट रहा है, चाहे वो ऑनर्स में रहा हो चाहे वो एज अ सब्जेक्ट रहा हो, तो उसमें से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल करना है। पेपर 2 में आपको वहीं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हो, 3 घंटे का टाइम मिलेगा यानी कि 118 मिनट्स यहाँ पर। और यहाँ पर विदाउट एनी ब्रेक, यानी कि आप एक बार बैठोगे एग्ज़ाम देने, आपको 3 घंटे बाद आपको निकलना है। दोनों पेपर आपको एक ही बार प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप पहला पेपर अटेम्प्ट करते हो, सेकंड पेपर अटेम्प्ट करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको 3 घंटे के अंदर दोनों पेपर को कर लेना है। अब यहाँ आगे बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो मैं आप सभी को बता दूँ, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे।
ठीक। एक साइड आपका इंग्लिश में होगा और एक साइड आपका हिंदी में होगा, ये 2 लैंग्वेज में आएंगे। अगर आपने जो सब्जेक्ट वाला यानी कि पेपर टू में कोई सब्जेक्ट है जिसमें लैंग्वेज से रिलेटेड आपने कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, तब उसमें डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बाकी सारे लोगों के लिए सेम है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आपके क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे। और यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर किसी तरह का क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो जो आपका इंग्लिश वर्जन है वो वैलिड होगा, उसको मान्य पहले दिया जाएगा। अगर हिंदी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन होता है उसमें अगर कोई त्रुटि होती है या क्वेश्चन में त्रुटि होगी, तो जो आपका इंग्लिश वाला पोर्शन रहेगा वो आपका वैलिड रहेगा, इंग्लिश वाले को मान्यता दी जाएगी, उसके अनुसार आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, इसके रिलेटेड भी सवाल किए गए थे। तो यहाँ पर बोला गया है क्लियर कि जर्नल अनरिजर्व जर्नल EWS कैंडिडेट हैज़ बी लेटेस्ट 55% मार्क्स आपको विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो, जर्नल अनरिजर्व जर्नल EWS कैंडिडेट का जो मास्टर डिग्री है उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। ठीक है, और जो यहाँ पर देखोगे अदर्स बैकग्राउंड में जो OBC है, यहाँ पर आपका SC ST है, PWD है, थर्ड जेंडर कैटेगरीज है, उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% यहाँ पर देख सकते हो, विदाउट राउंडिंग ऑफ। मास्टर डिग्री में जो आपका होना चाहिए फाइनल रिजल्ट में, वो 50% होना चाहिए। ठीक, ये आपका क्वालिफिकेशन में आपका आएगा। जो एलिजिबिलिटी कैटेगरी है उसमें आपको यहाँ पर बोला गया है। और जो परसुइंग में है, यहाँ पर जिनका अभी फाइनल ईयर में है वो भी यहाँ पर भर सकते हैं फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड द रिजल्ट इन द। लेकिन आप जब फाइनल ईयर वाले जब अपना PG मास्टर कंप्लीट करोगे, तो जो यहाँ पर बोला गया है, अगर आप जर्नल कैटेगरीज में है, EWS है, तो आपको 55% लाना होगा। 55% से नीचे अगर आता है तो आपका ये जो एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसकी अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर जाते हो तब भी वो आपके लिए वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, आपको 55% लाना ही है। वही इसी तरह अगर आप OBC हो, ST SC हो और आप अभी फाइनल ईयर में हो, आप अप्लाई करते हो, आप यहाँ पर एग्ज़ाम देते हो, परसुइंग में आप देते हो, और अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, UGC नेट या JRF भी निकाल लिया आपने, तो उसके बाद जो आपका मास्टर का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 50% होना चाहिए। 50% से ज़्यादा होना चाहिए, 50% से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 50% से नीचे होता है तो सारी चीज़ें आपकी रद्द कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, अब एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर एज लिमिट। ठीक है, तो जो JRF है, जिसमें मेन वालों की बात करूँ मैं, यहाँ पर जो मेन है उनका जो 30 साल होना चाहिए, यानी कि 30 ईयर्स, यहाँ पर 30 ईयर्स यहाँ पर होने चाहिए जो मेंस है। ठीक है, जो यहाँ पर वुमेन की बात नहीं कर रही है। JRF जिनको निकालना है, JRF के लिए यहाँ पर एज लिमिट है 30 साल। और जो बाकी जो कैटेगरीज है जिसमें अनरिजर्व आते हैं सिर्फ, और बाकी जो है उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पर, जिसमें आपका OBC आएगा, ST SC PWD थर्ड जेंडर्स और वुमेन अप्लाई कर सकते हैं, उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 35 वर्ष उनके लिए है। 30 साल आपका जो मेन है उसका, जर्नल वालों का यहाँ पर JRF की जो एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम है। ठीक है, अगर 30 साल से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप जर्नल कैटेगरीज में आते हो और अगर आप मेन हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। अगर उसी जगह पे अगर आप वुमेन हो या ST SC या OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, जिसमें आपको 35 वर्ष यानी कि मैक्सिमम होगा। क्लियर हो गया, ये बात थी JRF के लिए। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो इसमें कोई भी नो अपर एज लिमिट यहाँ पर कोई भी नहीं, कितने भी उम्र के हैं वो भर सकते हैं। और थर्ड जो कैटेगरीज है यानी कि एडमिशन ऑफ PhD, तो उसमें भी कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने क्लियर कर दी आप सभी को कि इस एग्ज़ाम को या इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपके साइड से क्या क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो चेंजेस है वो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके समझ सकते हैं। और जो अप्लाई करने का प्रोसेस है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अगर आपको वो सारी चीज़ें भी जाननी है या कुछ भी डाउट है और भी कुछ क्वेश्चन पूछने, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं क्लियर कर दूँगी। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं क्लियर नहीं करूँगी, मैं क्लियर आपका ज़रूर करूँगी।
दूंगी। और जो लास्ट डेट है आप ध्यान रखना 10 मई है लास्ट डेट, उससे पहले आप क्लियर कर लो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लो। और जो आप नंबर और जो अपना ईमेल आईडी दोगे वो खुद का देना, ऑन यानी कि अपना होना चाहिए, अदर का नहीं। और अगर आप जो आईडी प्रूफ में अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट देते हो तो वो अभी करंट का होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि अगर आप आधार कार्ड का अपडेट देते हो, आधार कार्ड देते हो आईडी प्रूफ के तौर पे, तो आपका जो आधार कार्ड होगा वो अपडेटेड होना चाहिए। उसमें जो नंबर ऐड हो वो आपका नंबर चलना चाहिए। कहने का मतलब वो यूज़फुल होना चाहिए। वही नंबर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें डाल सको, तो वो वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत पहले का आईडी आपका बना हुआ है, वो अप टू डेट नहीं है और आपने यहाँ पर दे दिया तो उनको बाद में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आपका जो आधार है वो अप टू डेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ है, तो आप अपना आधार मत दो आईडी प्रूफ के तौर पे, अपना बैंक पासबुक दे दो, या अपना आप अदर जो यहाँ पर आईडी प्रूफ मांगा गया है वो सारी चीज़ें दे सकते हो। पिन कार्ड दे सकते हो अपना, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो, पासबुक दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप दे के अपना आईडी प्रूफ यहाँ पर अटैच कर सकते हो, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन रहेगी आप सभी के कमेंट पे डिपेंडेंट रहेगी। आपको जो डाउट है और कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप सभी को क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।